यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पिछली परीक्षाओं से ही लिए गए प्रश्न हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने 2009 में नई निर्धनता रेखा और निर्धनता प्रकलन के लिए सिफारिश की थी? नरसिम्हन समिति, तेंदुलकर समिति, डांडेकर एवं रथ समिति, PR ब्रह्मानंद समिति। तो 2009 में निर्धनता रेखा निर्धारण के लिए जो समिति बनी थी उस समिति का नाम है तेंदुलकर समिति। बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा भारत में निर्धनता के माप के साथ अनेक अर्थशास्त्री जुड़े हैं, जिनमें दांडेकर एवं रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणववर्धन, IJ अहलूवालिया, SP गुप्ता, तेंदुलकर, श्रीरंगराजन। इसके अलावा योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप भी गरीबी के संबंध में मिलते हैं। भारत में अगर गरीबी रेखा के निर्धारण की बात की जाए तो पहला आधिकारिक प्रयास जो है 1962 में योजना आयोग द्वारा किया गया था। योजना आयोग द्वारा 1962 में गठित कार्यदल में डॉक्टर RD गाडगिल, अशोक मेहता, BN गांगुली, PS लोकनाथ, पीतम्बर पंत, VKRB राव और श्रीमन नारायण सदस्य थे। कार्यदल ने बिना किसी आधार के 1960 एवं 61 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 रुपये न्यूनतम उपभोग व्यय को गरीबी रेखा बताया। 1962 में सबसे पहले गरीबी मापने का प्रयास किया गया था। इसके बाद 1977 में योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण मांग के पूर्वानुमान के लिए एक कार्यदल का गठन किया, जिसने न्यूनतम कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 2435 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा का निर्धारण किया और शहरी क्षेत्र के लिए 2095 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा का निर्धारण बताया। इसके अलावा 1989 में लकड़वाला विशेषज्ञ दल का गठन किया गया और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने पहली बार प्रत्येक राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारण की बात कही और 61वें NSSO के अनुमान के अनुसार योजना आयोग ने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया। इसके अलावा तेंदुलकर समिति का गठन किया गया गरीबी निर्धारण के लिए। तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तेंदुलकर समिति ने पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में गरीबी निर्धारण का अनुमान लगाया। तेंदुलकर समिति ने क्या बताया कि राज्य स्तर पर ग्रामीण शहरी गरीबी रेखा के अनुमान के लिए अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा बास्केट का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें तेंदुलकर समिति ने भारत में 21.9%, पूरे भारत में अखिल भारत में 21.9% गरीबी होने का अनुमान लगाया। और अगर ग्रामीण भारत में तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी की बात की जाए तो 25.7% ग्रामीण भारत में गरीबी का अनुमान तेंदुलकर ने लगाया और 13.7% जो है शहरी गरीबी का अनुमान तेंदुलकर ने लगाया। अगर प्रति व्यक्ति उपभोग की बात की जाए तो तेंदुलकर समिति ने 27 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग और 33 रुपया शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को गरीबी रेखा का निर्धारण बताया। इसके अलावा गरीबी रेखा की तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट की काफ़ी आलोचना की गई। इस रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार ने समीक्षा के लिए सरकार ने तेंदुलकर कमेटी का गठन किया। तेंदुलकर कमेटी का गठन
तेंदुलकर रंगराजन कमेटी का गठन किया। रंगराजन कमेटी का गठन 2012 में सरकार द्वारा किया गया और रंगराजन कमेटी ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। अब रंगराजन रिपोर्ट ने क्या बताया गरीबी के संबंध में? रंगराजन कमेटी ने गरीबी के संबंध में, इससे पहले जो 1989 में लकड़वाला विशेषज्ञ दल ने गरीबी के संबंध में अपने विचार दिए थे, उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग अखिल भारतीय गरीबी रेखा बास्केट का प्रयोग किया लकड़वाला समिति ने। अखिल भारत में लकड़वाला समिति के अनुसार गरीबी का प्रतिशत 29.5% बताया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9% और शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीबी का अनुमान रंगराजन कमेटी द्वारा लगाया गया। अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के अनुसार बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये उपभोग को और शहरी क्षेत्र में 46 रुपये उपभोग को गरीबी रेखा का निर्धारण बताया गया या गरीबी की रेखा बताई गई। तो इस प्रकार से 2009 में जो समिति बनाई गई थी निर्धनता के लिए वह थी तेंदुलकर समिति, और इस तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई थी वह थी रंगराजन समिति, और रंगराजन समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? स्वच्छ भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा आवास योजना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इंदिरा आवास योजना जो है वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। सी ऑप्शन सही है 2 का। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ 1985-86 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, और वर्तमान में इंदिरा आवास योजना की जगह पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसे 2015 में प्रारंभ किया गया था, और 2022 तक सभी पात्र शहरी लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी शुभारंभ 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 तक सभी पात्र ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वह चंडीगढ़ एवं दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2019 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया था। यह दोनों योजनाएं इंदिरा आवास योजना के स्थान पर वर्तमान में चलाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में निर्धारित किया गया था और जिसे वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो SDG 2015 में निर्धारित किया गया था और जनवरी 2016 से SDG प्रभावित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से प्रभावित है और इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 15 वर्षों में। तो 2030 बी ऑप्शन में है, बी सही है। और अगर SDG में लक्ष्यों की बात की जाए तो 17 लक्ष्य हैं और 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं। 17 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य गरीबी के सभी रूपों को पूर्ण रूप से विश्व से समाप्त करना है, मतलब किसी भी प्रकार की गरीबी 2030 तक उसको समाप्त ही कर देना है। SDG का पहला 17 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य है। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है CSO द्वारा, NSSO द्वारा, NSO द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा जो है भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। 4 डी सही है। 5 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा जो है वह 21.9% थी तेंदुलकर समिति के अनुसार, और रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% थी। तो 21.9 का मतलब 22% के आसपास भारत की गरीबी रेखा थी
गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत था, बी ऑप्शन सही है। रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% थी और तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.5% थी। अगर अलग अलग बात की जाए तो तेंदुलकर समिति के अनुसार अखिल भारत में गरीबी का जो प्रतिशत था 21.9% था। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% गरीबी की बात तेंदुलकर समिति द्वारा की गई थी और शहरी क्षेत्रों में 13% गरीबी की बात की गई थी। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग गरीबी रेखा बताई गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपभोग की अगर बात की जाए रुपये में तो 27 रुपये थी और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये तेंदुलकर समिति के अनुसार बताए गए। इसी तरह तेंदुलकर समिति की जब समीक्षा की गई रंगराजन समिति द्वारा तो रंगराजन समिति ने क्या बताया कि 29.5% गरीबी रेखा है भारत में, जिसमें से 30.5% जो गरीब हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 26.4% गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों में है। और प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये बताया गया। इसके अलावा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रुपये के अनुसार गरीबी जो है 32 रुपये 40 पैसे रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में और 46.97 रुपये शहरी क्षेत्र में बताई गई थी। जो एक दिन में 32 रुपये प्राप्त कर रहे हैं उनको गरीब नहीं माना जाएगा और 32 से अगर कम प्राप्त कर रहे हैं तो गरीब माने जाएंगे। और ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर 46 रुपये से कम प्राप्त कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में गरीब मानने की बात रंगराजन समिति ने बताई थी। 2012 से 12 में रिपोर्ट गठित की गई थी समिति और 14 में रिपोर्ट समिति ने दी थी सरकार को। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इसका जो 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। 1 करोड़ अति निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 25 किलोग्राम खाद्यान्न अति निर्धन परिवारों को उपलब्ध कराया जाता था। 2002 में खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई और वर्तमान में यह योजना चल रही है जिसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जो चावल, गेहूं और मोटे अनाज के रूप में होता है। चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में यह सारी व्यवस्था निःशुल्क हो गई है। वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिमाह 35 केजी अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर पात्रता की बात की जाए तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, ग्रामीण कारीगर जैसे कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, बढ़ाई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कुली, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फल विक्रेता, सपेरे, कबाड़ी आदि को इसकी पात्रता में रखा गया है और परिवार के महिला सदस्य को वरीयता देने की बात कही गई है। तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई थी। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या, सबसे ज़्यादा अगर संख्या की बात की जाए तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पूछा गया है सबसे ज़्यादा संख्या यूपी, बिहार, एमपी। तो यूपी, बिहार, एमपी, पहले नंबर पे यूपी, दूसरे बिहार, तीसरे पे एमपी। तो ए सही हो जाएगा 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, इसी के साथ इसमें जान लेते हैं न्यूनतम
गरीबों की संख्या वाले राज्य, तो न्यूनतम गरीबों की संख्या वाले लक्षद्वीप है पहले नंबर पर, सबसे कम गरीब हैं, और इससे ज़्यादा गरीब जो हैं अंडमान में हैं। सबसे कम गरीब लक्षद्वीप और सबसे फिर इसके बाद अंडमान में गरीबों की संख्या है। और प्रतिशत में अगर गरीबों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गरीबी जो है छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत गरीब हैं? 39.9%। इसके बाद दादर नगर हवेली में 39.3%, और फिर झारखंड में, झारखंड तीसरे स्थान पर है जहां 37% लोग गरीब हैं। अगर न्यूनतम गरीबी की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1% लोग गरीब हैं, लक्षद्वीप में 2.8% और गोवा में 5.1% लोग गरीब हैं। तो यह गरीबी के संबंध में कुछ डाटा था। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का पूर्ण रूप है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट चारों ऑप्शन में सेम है, एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, रिफाइनेंस सी ऑप्शन से ही 8 का। मुद्रा योजना कब चलाई गई थी? तो मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से शुरुआत की गई थी, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। शिशु के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है वह 50,000 रुपये तक का ऋण होता है। किशोर के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है 50,000 से 5 लाख तक का ऋण होता है, और तरुण के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किया जाता है वह 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण होता है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वह 3 श्रेणियों में शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है 8 का सी सही है। 9, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वाधान में निम्न श्रेणी में ऋण दिया जाता है। तो शिशु, किशोर और तरुण तीनों में ऋण दिया जाता है। अगला है, कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि जैसी किसी भी अन्य उत्पादक गतिविधि के बारे में व्यावसायिक योजना है तक की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ऋण प्रदान करने की अधिकतम लिमिट 10 लाख रुपए है, इसके ऊपर का ऋण नहीं दिया जाता है। तो पहले ऑप्शन में ए में 10 लाख, बी में 10 करोड़, सी में 50 लाख और डी में, तो ये लाख 50 लाख हट जाएगा और करोड़ वाले तो अलग ही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जादू गोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की खान है? तो जादू गोंडा जो खान है वह झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित यूरेनियम की प्रसिद्ध खान है। तो कहाँ है? झारखंड में है, सी ऑप्शन सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 से झारखंड रांची से शुरू किया गया था। ए सही है 12। 13 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 10वां, 12वां, 14वां और 13वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 13वां स्थान है देश में। 13 का 13वां स्थान, डी सही है। अगला 14 नंबर, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, वह अभ्रक कौन सा है? तो रूबी अभ्रक जो है 90% झारखंड में पाया जाता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो झारखंड में जो लिंगानुपात है इसके बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो लिंगानुपात है वह 948 है। अगर अधिकतम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, जहां 1005 लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पर सिमडेगा जिले में है दूसरा नंबर, जहां पर 900 सिमडेगा में 997 लिंगानुपात है, और खूंटी में भी 997 ही लिंगानुपात है। पहले में पश्चिमी सिंहभूम जिला लिंगानुपात के मामले में शीर्ष पे है, सेकेंड नंबर पर सिमडेगा और फिर खूंटी जिला।
पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात में धनबाद 909 के साथ सबसे कम लिंगानुपात है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे रामगढ़ में 921 लिंगानुपात है और बोकारो में 922 लिंगानुपात है। तो धनबाद, रामगढ़ और बोकारो न्यूनतम लिंगानुपात के क्रम में आते हैं और 948 लिंगानुपात झारखंड का है। तो न्यूनतम लिंगानुपात बोकारो का है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाता तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का हो जाता। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो सिंधु कृषक योजना प्रारंभ की गई थी। डी सही है 16। 17 नंबर, झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर अधिक है? जमशेदपुर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची। तो रांची में ही पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा होगी। और अगर ओवरऑल साक्षरता की बात की जाए तो झारखंड में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66.41% है, जिसमें से 76.8% पुरुष साक्षर हैं और 55.4% महिला साक्षर हैं। अगर पुरुष साक्षर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा साक्षर जिले की बात की जाए तो रांची में सबसे ज़्यादा साक्षरता है 76.19%। फिर इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में 75%। फिर थर्ड नंबर पे धनबाद में 74% साक्षरता दर है। और अगर सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो पाकुड़ जिले में सबसे कम साक्षरता 48.8% है। इसके बाद साहेबगंज में 52.0% साक्षरता दर है। तो कुल साक्षरता में पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रांची में है। अगला, आय गरीबी को किसके द्वारा परिभाषित किया गया? यूएनडीपी द्वारा आय गरीबी को परिभाषित किया। ये सही है। अगला 19 नंबर, सापेक्ष गरीबी को मापने की विधि है? लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, ए तथा बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो सापेक्ष गरीबी मापने का जो सर्वोत्तम विधि है वह गिनी गुणांक है और इसके अलावा लॉरेंज वक्र द्वारा भी सापेक्ष गरीबी मापी जाती है। तो सापेक्ष गरीबी लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों द्वारा मापी जाती है। अगर निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए पूछा जाए तो निरपेक्ष गरीबी मापने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वह है निर्धनता रेखा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र जितनी ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। आय की विषमता, इसमें विषमता होगा और इसमें कम हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही 20 का। 21, सापेक्ष गरीबी को मापने की विधि में सबसे अच्छी विधि किसे माना जाता है? लॉरेंज वक्र विधि, सिरगणना विधि, ए.के. सेन सूचकांक विधि, गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक को सबसे अच्छी विधि माना जाता है सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए। पहले जानते हैं सापेक्ष गरीबी क्या है। तो सापेक्ष गरीबी वह गरीबी है जो यह व्यक्त करती है कि समाज का एक वर्ग आय या उपभोग के स्तर की दृष्टि से संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के औसत आय या उपभोग से नीचे है। यह कह सकते हैं कि सापेक्ष गरीबी व्यक्त करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, इसी को क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी। और इसे मापने के लिए लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी मापने की सबसे बेहतर विधि है। इसके अलावा एक गरीबी का प्रकार होता है निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी मापने का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1945 में आर वायट द्वारा किया गया था। निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए एक निश्चित मापदंड को तय किया जाता है। इसी मापदंड के आधार पर कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं उनको निर्धारित किया जाता है और उन गरीबों को निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। इसी मापदंड को ही गरीबी रेखा कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी मापने का बेहतर विधि जो है गरीबी रेखा है। तो सापेक्ष गरीबी मापने की जो बेहतर विधि है
वह है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक डी ऑप्शन में है, डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, लारेंज वक्र का अधिकतम एवं न्यूनतम मान होता है। तो लारेंज वक्र का अधिकतम मान होता है 100 और न्यूनतम मान होता है 0। तो 100 और 0 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, गिनी गुणांक का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होता है। तो गिनी गुणांक का न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। तो 1 और 0 के बीच में होता है, तो 1 और 0 है, डी ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। 24 नंबर, निम्न चित्र में प्रदर्शित है क्या, तरलता जाल, स्फीतिक अंतराल। तो यह चित्र केन्स द्वारा दिया गया है जो तरलता जाल की बात करता है, और यहाँ आगे तरलता जाल क्या हो, पूर्णतः लोचदार हो जाती है। 24 ए सही। 25, गरीबी गैप की अवधारणा दी गई। तो गरीबी गैप की अवधारणा जो है केन्स द्वारा दी गई थी, विश्व बैंक द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, एसडीआई द्वारा। तो विश्व बैंक द्वारा गरीबी गैप की अवधारणा दी गई थी। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान गरीबी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो निरपेक्ष गरीबी पूछ रहा है, सर्वप्रथम किस ने दी थी, विश्व बैंक द्वारा दिया गया प्रतिमान है या अवधारणा है, आर वायड द्वारा दी गई अवधारणा है, लारेंज वक्र द्वारा दी गई अवधारणा है, या यूएनडीपी द्वारा दी गई अवधारणा है। तो निरपेक्ष गरीबी जो है आर वायड द्वारा दी गई अवधारणा है, और आर वायड ने 1945 में निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा दी थी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 26 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए थे और जो आगामी झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना है।